नमस्कार विद्यार्थियों, और आपके बीच एक बार फिर से आगे हैं लेसन नंबर 3 लेकर भूगोल का। ये क्लास 10वीं के लिए हमने लेसन तैयार किया है। 10वीं क्लास के प्रश्न उत्तर इस वीडियो हम करेंगे लेसन नंबर 3 के। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। पहला प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न। नीचे दी गई सूचना का आधार बताइए कि जल की कमी वाला क्षेत्र या जल की कमी से प्रभावित क्षेत्र। तो पहला है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो बड़ी बात है, जहाँ बरसात ज़्यादा होती है वहाँ जल की कमी होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। दूसरा है अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र। देखिए, बरसात तो ज़्यादा हो रही है परंतु उसकी तुलना में जनसंख्या भी क्या है? ज़्यादा है, तो यहाँ जल की कमी हो सकती है। फिर अधिक वर्षा किंतु दूषित जल वाला क्षेत्र, मतलब को तीसरे एरिया में कभी जनसंख्या कम है परंतु यहाँ क्या बोल रहे हैं कि प्रदूषण बहुत है। तो जिस एरिया में प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पानी की कमी होती ही होती है। इसके अलावा कम जनसंख्या और कम वर्षा वाला क्षेत्र, तो यहाँ बरसात कम है तो पानी अपना आप क्या होगा? कम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य नदी परियोजनाओं के पक्ष में नहीं है? पहला, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में लगाते हैं जहां जल की कमी होती है। दूसरा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को कंट्रोल करती है और बाढ़ पर काबू करती है। तीसरा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बड़े लेवल पर विस्थापन होता है और आजीविका समाप्त होती है। चौथा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे घरों उद्योगों में बिजली पैदा करती है। तो विद्यार्थियों से पूछा क्या है? देखो भाई विद्यार्थियों, पूछा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में क्या बात नहीं है। तो पहला पक्ष बात ये बोल रहा है कि ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों के लिए पानी लाएगी जहाँ क्या है? पानी कम है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजनाएं विशेषकर उन्हीं एरियाज़ के लिए होती है जहाँ जल की क्या होती है? कमी होती है। दूसरा, इससे बाढ़ पर कंट्रोल होता है भाई इस पर, क्योंकि अगर बहुउद्देशीय परियोजना बनी होगी ना तो अधिक वर्षा वाले जल को, अधिक नदियों वाले जल को हम एक डैम में रख सकते हैं। इसके अलावा इस योजना से बड़े स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका एंड होती है। विद्यार्थियों, ये आवश्यक नहीं है। बहुउद्देशीय परियोजना आने से आपको रोजगार भी मिल सकता है। तो ये उत्तर बिल्कुल गलत है, इसको टिक कर लीजिए। अब देखो भाई, यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए, इसमें गलती को पहचाने और उसको दोबारा लिखें। शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में हेल्प किया। दूसरा, नदियों के बांध बनाने, उनको कंट्रोल करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता। तीसरा, गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के। चौथा, आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है। तो इन चारों को अपने करते हैं सही। पहला करते सही, शहरों की बढ़ती जनसंख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या और शहरी जीवन शैली से जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है और इन कमी होती जा रही है। दूसरा, नदियों पर बांध बनाने, उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव अवरुद्ध हो जाता है। तीसरा, गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव करने पर उतारू हो गए। आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध जल के कारण छत वर्षा जल संग्रहण की रीति कम होती जा रही है। तो विद्यार्थियों, पहले वहाँ जो गलत लिखा हुआ था उसको हमने यहाँ सही कर दिया है, इसको आप सही कर लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। व्याख्या करें, जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है? तो जल एक नवीकरण योग्य संसाधन, क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने पर एंड नहीं होता, हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इसकी पुनः पूर्ति संभव है। जैसे जल का उपयोग यदि उद्योगों में और घरेलू काम में हो रहा है तो इससे जल दूषित हो जाता है, लेकिन एंड नहीं होता। इस जल को साफ करके दोबारा से इस्तेमाल करने लायक बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, जल दुर्लभता क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है?
तो जल के विशाल भंडार और नवीनीकरण गुणों के होते हुए भी यदि जलों की कमी हमें महसूस हो तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। पहला, बढ़ती जनसंख्या। अधिक जनसंख्या जल और अनाज की क्या है दुश्मन मान सकते हो आप, क्योंकि इससे क्या होता है, अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें जल संसाधनों का अति शोषण करना पड़ता है और सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना पड़ता है। दूसरा, जल का असमान वितरण। भारत में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सूखा पड़ता है, वर्षा कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में जल दुर्लभता या जल की कमी हम देखी जा सकती है। फिर निजी कुएं और नलकूप। बहुत से किसानों ने अपने खेतों में निजी कुएं नलकूप लगा रखे हैं। इससे क्या है, उनका उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन उनके लगातार उपयोग करने से भूजल मतलब धरती के अंदर का जो जल है वो लगातार नीचे जा रहा है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। इसके अलावा औद्योगिकरण। आज़ादी के बाद देखें तो औद्योगिकरण के कारण भारत में लवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया। उद्योगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति जल विद्युत से की जाती है। इस कारण भी जल की कमी का सामना करना पड़ता है। फिर बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानि की तुलना करें। नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जैसे बाढ़ को कंट्रोल करना, सिंचाई, बिजली का उत्पादन, मत्स्य पालन। ऐसी योजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। मतलब जिस योजना का एक से अधिक उद्देश्य हो उसे बहुउद्देशीय योजना कहते हैं। इस परियोजना से कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियाँ भी होती है। लाभ क्या है, नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई ही नहीं बल्कि इनका उद्देश्य है बिजली का उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन, जल की आपूर्ति, बाढ़ का कंट्रोल, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन, मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। यहाँ इकट्ठा जल का उपयोग अनेक कार्यों में किया जाता है। हानि क्या है, नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव कंट्रोल करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता है जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है। नदी जलीय जल आवासों में भोजन की कमी होती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देता है जिससे जलीय जीवों को नदियों में स्थानांतरण रुक जाता है। बाढ़ के मैदान बने जलाशयों से वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती है। इन परियोजनाओं के कारण स्थानीय लोगों को अपनी ज़मीन, आजीविका, संसाधनों से लगाव और कंट्रोल क्या है, खोना पड़ता है। अब एक क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। तो विद्यार्थी बड़े प्रश्न आ चुके हैं। तो राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है, व्याख्या सहित उत्तर दीजिए। तो राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में पीने का पानी इकट्ठा करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक में हर घर में पीने का पानी इकट्ठा करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका बनाते हैं। इनका आकार एक बड़े कमरे जितना होता है। इसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। यह घर की ढलवा छतों से पाइपों द्वारा जुड़ा रहता है। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होता हुआ भूमिगत टैंक तक पहुंचता है जहां उसे इकट्ठा किया जाता है। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में किया जाता है और उसे वहां इकट्ठा नहीं करते। को पहली जो आती है बरसात, उसके पानी को वो इकट्ठा नहीं करते, क्यों पता है, उस पानी में बहुत सारी गंदगी होती है। तो दोबारा जब आती है बरसात उसी जल क्या इकट्ठा करते हैं। टांके में जल अगली वर्षा ऋतु तक काम आता है और जल की कमी होने वाली ग्रीष्म ऋतु के अंदर ये पीने के पानी के रूप में काम आता है। वर्षा जल को प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना गया है। कुछ घरों में टांकों के साथ जमीन के अंदर कमरे भी बने होते हैं क्योंकि जल का स्रोत इन कमरों को ठंडा बनाए रखता है जिससे गर्मी के अंदर गर्मी से राहत मिलती है। आज राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर के आने से 12 महीने पानी पीने को मिलता है। इसलिए कुछ घरों में अब सुविधा क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन आज भी कुछ घरों में टांके की सुविधा है क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संग्रहण किस प्रकार से किया जा रहा है। तो प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ जल संग्रहण के ढांचे भी मिलते हैं। लोगों को
वर्षा जल प्रणाली और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्हें स्थानीय कंडीशनों के हिसाब से अपनी आवश्यकता अनुसार वो वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल इत्यादि को वो संग्रह करने के अपने तरीके बना चुके थे। आधुनिक काल में भारत के राज्यों में इन पारंपरिक तरीकों को अपनाकर जल संग्रह संरक्षण किया जा रहा है। तो उदाहरण के लिए राजस्थान के बहुत सारे घरों में आज भी छतों के अंदर से या छत के माध्यम से वर्षा जल इकट्ठा किया जाता है टांकों के अंदर। इससे वर्षा के जल को संग्रहित करके उपयोग में करते हैं। इसी प्रकार कर्नाटक के मैसूर के अंदर एक गांव में ग्रामीणों अपने घर में जल की आवश्यकता पूर्ति के लिए वर्षा ऋतु जल संग्रहण किया था। मेघालय में नदियों और झरनों के जलों को बांस द्वारा बने पाइपों से इकट्ठा करके 200 वर्ष पुरानी टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से इकट्ठा करते हैं और जल को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े गड्ढे भी बनाते हैं ताकि मिट्टी को सींचा जा सके। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खदीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने कुल जैसे वहिकाएं नदी की धाराओं को रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए लगाई थी। पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वहिकाएं बनाते थे। यही तरीका आज भी अपनाया जाता है। इसमें हम देखते हैं देश के विभिन्न एरियाज में आधुनिक काल में परंपरागत वर्षा जल संग्रह की प्रणाली को अपनाकर जल संरक्षण और भंडारण किया जा रहा है। तो अब ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जिन्हें अपने कर लेते हैं। अति लघु उत्तर वाले प्रश्न जो आपके एग्जाम में 1 नंबर के आया करते हैं। तो पहला है विश्व के कुल जल के आयतन का मनुष्य कितना % यूज करता है? तो 2.5%। भारत का कौन सा राज्य है जहाँ छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा निर्माण सरकार द्वारा बिल्कुल आवश्यक कर दिया गया है? तो राज्य तमिलनाडु। आज़ादी के बाद भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं का आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला कृषि और गांवों का विकास, उद्योगों में तेजी और शहरी अर्थव्यवस्था का विकास। गुल और कुल क्या है? पश्चिमी हिमाचल में पर्वतीय क्षेत्रों में वहिकाओं को गुल या कुल कहते हैं। खदीन या जोहड़ क्या है? सूखे और अर्ध सूखे क्षेत्रों में वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए जो गड्ढे बनाए जाते हैं उन्हें खदीन या जोहड़ कहते हैं। भारत के ऐसे राज्य का उदाहरण दीजिए जहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है फिर भी वहाँ पानी की कमी है। तो है मेघालय की राजधानी शिलोंग। फिर राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण को क्या कहते हैं? टांका कहते हैं। जल दुर्लभता के 2 कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या, उनकी आवश्यकताएं और जल का असमान वितरण। फिर टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में और किस नदी पर है? तो उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है। सलाल परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में बनी है? जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर। तो विद्यार्थियों ये था अपना लेसन नंबर 3। इसके आज हमने कर लिए प्रश्न उत्तर। तो विद्यार्थियों जल्दी से इसको आप नोटबुक में उतार लीजिए ताकि आपके फ्यूचर में काम आए। जब आप 10वीं क्लास आप स्कूल जब स्टार्ट हो जाएगी तब आपको ये बहुत ही सहायता करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।